इकोनॉमिक्स का हम लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। अच्छे से सुनिए, एकदम अच्छे से सुनना है, कंसंट्रेशन को एकदम हाईएस्ट लेवल पे रखना है। सारे के सारे चैप्टर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, अच्छे सुनिए। सबसे पहला चैप्टर था हम लोगों का डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। पहला चैप्टर तो आता ही नहीं है। चैप्टर 2 था डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। किसी वस्तु को खरीदने का इच्छा शक्ति और उसको खरीदने के लिए साथ में हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। तो किसी वस्तु का डिमांड होगा, नहीं तो डिमांड नहीं होगा। माने खरीदने का इच्छा शक्ति और रुपया होना चाहिए। तो डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। इसको क्या कहते हैं भाई? डिमांड। डिमांड को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व है जिसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड, या उसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। या तो डिमांड को घटाएंगे या तो डिमांड को बढ़ाएंगे। जिसमें पहला फैक्टर था नीड ऑफ द इंडिविजुअल। जितना ज्यादा जरूरत उतना ज्यादा खरीदेंगे, कम जरूरत कम खरीदेंगे। हायर द डिमांड, समझ पा रहे? हायर द नीड, हायर विल बी द डिमांड, लोअर द नीड, लोअर विल बी द डिमांड। तो नीड ऑफ द इंडिविजुअल। दूसरा था हम लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्वाद पसंद चेंज, डिमांड चेंज। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर का इनकम चेंज, डिमांड चेंज। ये डिटर्मिनेंट्स है। किसका डिटर्मिनेंट्स है? डिमांड के। तो डिमांड के 3 डिटर्मिनेंट्स बोले हैं, नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को हम लोग इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। 2 तरीका का डिमांड होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड और एक होता है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड माने सिर्फ मेरा डिमांड, सिर्फ मेरे डिमांड को कौन सा डिमांड कहेंगे? इंडिविजुअल। सबका डिमांड को ऐड करेंगे तो कौन सा डिमांड आएगा? मार्केट। कौन सा डिमांड? नेक्स्ट था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बोला था प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। ये कौन बोला था? लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। प्राइस और कमोडिटी का संबंध को दर्शाता है। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड। इसको क्या कहते हैं भाई? लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? अन्य कारक स्थिर होना चाहिए। अन्य कारक स्थिर। लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शन में नियम था जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होता है। जैसे वेबलन इफेक्ट। कितना लोग सोचते हैं कि पैसा ज्यादा लिया मैंने माल 1 नंबर दिया, तो अगर उनसे पैसा ज्यादा नहीं लिया जाएगा तो डिमांड नहीं होगा। वेबलन इफेक्ट। स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट में ऐसा होता है, दाम ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा है, स्पेकुलेशन। उसके बाद था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, देखा देखी। देखा देखी, ये सब जगहों पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक ही प्रोडक्ट को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो जाएगा। एक ही प्रोडक्ट को बहुत इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लो ये शर्ट हमको अच्छा लग गया, बार बार पहनेंगे तो संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा। समझ रहे? एक दिन ऐसा होगा कि फेंकना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हेन वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर सेम कमोडिटी देन सेटिस्फैक्शन लेवल इज डिक्रीजेज। डिमांड 2 तरीका का होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मीन सेम एज लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड। चेंज इन डिमांड का मतलब होता है प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट डिमांड विल बी चेंज ड्यू टू द फैक्टर्स ऑफ डिमांड। प्राइस स्थिर है बट डिमांड में परिवर्तन आ गया, इसको हम कहते हैं चेंज इन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर 3 था इलास्टिसिटी, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है? एडजस्टेबल चेंजेज, एडजस्टेबल, उसको क्या कहते हैं भाई? इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? डिमांड के जो फैक्टर है उसमें 1 भी % अगर चेंज हो जाएगा तो डिमांड चेंज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माने क्या होता है? द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन फैक्टर ऑफ डिमांड। चेंज इन फैक्टर्स ऑफ डिमांड माने डिमांड के जो फैक्टर है, नीड ऑफ द इंडिविजुअल, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, उसमें 1% भी अगर चेंज हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा भाई? डिमांड चेंज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होता है ये 3 तरीका का होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी माने डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। डिमांड में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण
इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन प्राइस, अदर थिंग्स विल बी रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स विल बी रिमेनिंग द, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं भाई? प्राइस इलास्टिसिटी का एक फॉर्मूला था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज को डेल्टा कहते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन सम बनाने के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी डिमांड इनटू पी डिवाइड बाय डेल्टा पी, यही ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला है, सम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 5 तरीका का होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना तरीका का होता है? परफेक्टली से दूसरा है, इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक। परफेक्टली से दो है, क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली से दो है, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब होता है प्राइस में परिवर्तन हुआ, कभी प्राइस यहां हुआ, कभी यहां हुआ, कभी यहां हुआ, लेकिन डिमांड अपना स्थिर रहा। इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व को कहते हैं वर्टिकल, वर्टिकल, जिसको कहते हैं ईपी इक्वल टू 0, कोई असर ही नहीं हुआ, कोई असर। डीजल पेट्रोल का प्राइस चेंज होगा, कम होगा, बढ़ेगा तो क्या डिमांड पे असर होगा? गैस का प्राइस बढ़ेगा, घटेगा तो क्या डिमांड पे असर होगा? इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली माने प्राइस विल बी चेंज बट डिमांड विल बी रिमेन द सेम, प्राइस विल बी चेंज बट डिमांड विल बी रिमेन द, इसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या कहते हैं? कर्व जो होता है वर्टिकल होता है, कर्व पूछता है, इसीलिए कर्व दिखा दिए रिवीजन में, समझे। दूसरा परफेक्टली इलास्टिक, जो स्वतंत्र हो जाता है। इलास्टिक माने क्या होता है? इलास्टिक का हिंदी क्या होता है? चेंज। इनइलास्टिक माने नॉट चेंज, इलास्टिक माने चेंज, इनइलास्टिक माने, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, चेंज नहीं हुआ। और परफेक्टली इलास्टिक माने स्वतंत्र, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, जैसे ये होता कर्व इसका वर्टिकल। जैसे पार्ले जी का प्राइस 3 रुपया, कभी खा रहे हैं, कभी नहीं खा रहे हैं, कभी ज्यादा बिक रहा है, कभी कम बिक रहा है, इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली, इसका वैल्यू था ईपी इक्वल टू इंफिनिटी, ईपी इक्वल टू यूनिटरी इलास्टिक में क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन, जितना से डिमांड में चेंज हुआ उतना से ही प्राइस में चेंजेज आया, बराबर बराबर चेंजेज आया, इसको हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। हाईली इलास्टिक था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना से प्राइस चेंज हुआ उससे ज्यादा डिमांड में चेंजेज आया, इसको कहते हैं हाईली इलास्टिक। हाईली, उसका वैल्यू क्या था? ईपी ग्रेटर देन 1, ईपी ग्रेटर देन, और एक था हाईली इनइलास्टिक, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जितना से प्राइस में चेंजेज आया उससे कम डिमांड में चेंज हुआ, उसका वैल्यू था ईपी लेस देन 1। रिपीट कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरीका का होता है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अब प्राइस इलास्टिसिटी 5 तरीका का होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक, 5 तरीका का है। परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व ऐसा होता है वर्टिकल, और इलास्टिक का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। कर्व बोलता है बनाने के लिए, इसलिए आपको दिखा दिए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है इनकम इलास्टिसिटी, डिमांड में परिवर्तन होगा इनकम में परिवर्तन होने के कारण, इसको क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी 3 तरीका का था, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो, पॉजिटिव का एग्जांपल था सब्स्टिट्यूट गुड्स, और निगेटिव पॉजिटिव पे क्या था भाई? कौन सा गुड्स था? सब्स्टिट्यूट गुड्स। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किसका बात कर? इनकम इलास्टिसिटी। आराम से जाइए। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी ड्यू टू द 1% चेंज इन इनकम, 1% अगर इनकम में चेंजेज आ गया तो डिमांड में चेंजेज आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज चेंज इन, इसको क्या कहते हैं? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट था क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग क्या समझे थे भाई? एक का प्राइस में परिवर्तन हुआ तो दूसरा का डिमांड चेंज हो गया, एक का प्राइस में परिवर्तन दूसरा का डिमांड, इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जैसे बोले थे ना, डीजल और कार, समझ पा रहे? कार का प्राइस सस्ता हो गया तो डीजल का डिमांड बढ़ जाएगा, कार का प्राइस सस्ता होगा तो डीजल का डिमांड, तो कार तो पानी से तो चलेगा नहीं। जैसे जियो किया था, सिम दे दिया फ्री में,
तो डिमांड किसका बढ़ गया? रिचार्ज का। किसका? इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। एक का प्राइस कम करो, दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। बोलो क्या बोले? आगे बढ़े। चैप्टर 4 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का डेफिनेशन समझे थे। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड इज कॉल्ड प्रोडक्शन। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। उसका क्या होना चाहिए? यूटिलिटी। क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उससे कमाई होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन को उत्पादन को करने वाले कौन कौन से साधन है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे फैक्टर्स है। फोकस, बात नहीं समझे? छुट्टी करेंगे तो बात कर लीजिएगा। सुनिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। अभी पानी मत पीजिए, बाद में पीजिएगा। ध्यान से सुनिए ध्यान से। प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के संबंध को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट और आउटपुट के संबंध को क्या कहते हैं? जैसे ये पंखा क्या है? आउटपुट। इसको बनाने वाला सामान क्या है? दोनों के संबंध को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड प्रोडक्शन फंक्शन दो तरीका का होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है? उत्पादन का कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है। उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होता है, कुछ परिवर्तनशील। लॉन्ग रन में क्या होता है? उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन के सारे साधन। शॉर्ट रन का डेफिनेशन लिख पाए थे कि इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। लॉन्ग रन में क्या लिख पाए थे? इन द लॉन्ग रन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। इन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट। शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है। इन द शॉर्ट रन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट। इन द लॉन्ग रन लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट। लॉन्ग रन में किसका नियम लागू होता है भाई? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू नेक्स्ट हम लोगों का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल सुन लीजिएगा ध्यान से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का ये संबंध को शो करता है। कौन भाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको कौन दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। कौन दिया था भाई? इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को तीन कंसेप्ट के माध्यम से समझाया गया था। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। टोटल जो उत्पादन हुआ है ना, उसको टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट किसको कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एन। एन माने नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और मार्जिनल प्रोडक्ट माने एडिशनल प्रोडक्शन। एडिशनल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का तीन स्टेज है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इसमें डायग्राम भी हम लोग समझे थे और रिलेशन को भी समझे थे। रिलेशन किसका समझे थे? एपी और एमपी का। एपी और एमपी। एपी इंक्रीजेज, एपी एमपी ग्रेटर देन एपी। एपी मैक्सिमम, एमपी इक्वल टू एपी। और एपी डिक्रीजेज, एमपी लेस देन एपी। एमपी लेस देन। फिर टीपी और एमपी का भी रिलेशन समझे थे। टीपी और एमपी। टीपी मैक्सिमम, एमपी जीरो। टीपी इंक्रीजेज, एमपी पॉजिटिव। टीपी स्टार्ट फॉलिंग, एमपी नेगेटिव। टीपी स्टार्ट फॉलिंग, एमपी। टीपी इंक्रीजेज, टीपी ज्यादा होता है तो एमपी जीरो होता है। टीपी इंक्रीज होता है तो एमपी पॉजिटिव हो जाता है। टीपी गिरने लगता है तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। एमपी माने मार्जिनल प्रोडक्ट। एमपी माने नेक्स्ट हम लोग का लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये कौन सा रन में लागू होता है? लॉन्ग रन। कहां लागू होता है? क्या था रे बाबा? इसका टाइप्स कितना था? कौन कौन? सुनिए, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन। इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्या शो करता है भाई? इनपुट और आउटपुट के संबंध को। बालक लोग एकदम फुल फोकस रखिए, इधर उधर मत करिए, एकदम समझ रहे हैं? डिस्टर्ब हो रहा कराने में ना, सारे चैप्टर को कवर करना है। आप डिस्टर्ब करेंगे तो नहीं हो पाएगा, समझे? कॉन्सेंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पर रखिए। आप ही का पढ़ाई चल रहा है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ,
किसका बात करें? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो करता है। कौन शो करता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 तरीका का होता है, IRS, CRS, DRS। IRS माने इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, CRS माने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, DRS माने डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। IRS में क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। आउटपुट जितना लगाए थे उससे ज्यादा मिला, जितना लगाए थे उससे, इसको IRS कहते हैं। CRS माने जितना आउटपुट उतना इनपुट, माने जितना इनपुट लगाए थे उतना आउटपुट मिला। परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनपुट, इसको CRS कहते हैं। और परसेंटेज चेंज इन आउटपुट लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, इसको हम क्या कहते हैं? DRS। नेक्स्ट था हम लोग का इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फॉर्म। आप अच्छा काम करेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इंटरनल इकोनॉमीज माने क्या होता है? प्रोवाइड बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। प्रोवाइड बेनिफिट टू द, एक इंडिविजुअल को बेनिफिट देता है। इंटरनल इकोनॉमीज के तहत आता है रॉ मटेरियल इकोनॉमी, समझ पा रहे? मार्केटिंग इकोनॉमी, मैनेजरियल इकोनॉमी, रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी। ये सब तगड़ा अगर रहेगा तो आप ही को फायदा मिलेगा। जितना नाम बोले, रॉ मटेरियल, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजरियल, समझे, फाइनेंशियल, टेक्निकल, ये सब स्ट्रांग रहा तो आपको लाभ मिलेगा। ये सब कमजोर रहा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। यही होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स। यही क्या होता है भाई? चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो उत्पादन करे उसका दाम तो देना पड़ेगा, कॉस्ट तो लगेगा, उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, एक्सप्लिसिट, समझ पा रहे हैं? पेमेंट मेड फॉर द एक्सपेंस, पेमेंट हमें करना पड़ रहा है, उसको एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट माने पेमेंट नॉट मेड बट एक्सपेंडिचर इनकर्ड, पैसा नहीं देना पड़ रहा लेकिन खर्चा तो लग रहा है, इसको कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट माने जैसे सैलरी ऑफ ओनर, समझ पा? रेंट ऑफ ओनर प्रॉपर्टी, रेंट ऑफ ओनर, ये सारे के सारे क्या भाई? इम्प्लिसिट है। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? जिसको बकवास बोलते हैं, इररिलेवेंट कॉस्ट। कैरिंग ऑफ वन कोर्स ऑफ एक्शन, लॉसिंग ऑफ अनदर। एक को कैरी करा दूसरा को लॉस करके, एक को कैरी करा दूसरा को, इसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कैसे आता है भाई? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल को जोड़ दोगे तो क्या आएगा? तो टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? टोटल कॉस्ट इज द एडिशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, या समेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है? जो खर्चा आपको लगेगा ही लगेगा, प्रोडक्शन करो तब भी, प्रोडक्शन ना करो तब भी, माना आउटपुट तुम्हारा जीरो भी रहेगा ना तो खर्चा लगेगा। इसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं? फिक्स कॉस्ट। कौन सा? और नेक्स्ट कौन सा कॉस्ट है भाई? वेरिएबल कॉस्ट। प्रोडक्शन करिए तो पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करिए तो पैसा नहीं लगेगा, समझ पा रहे हैं? इसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा? तो फिक्स कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट लेवल ऑफ आउटपुट, ये वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है। फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो, फिक्स कॉस्ट का भी जीरो नहीं हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है सैलरी, रेंट। सैलरी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है आपका कैसा? हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू। वेरिएबल कॉस्ट का कर्व कैसा होता है? इनवर्टेड एस। कैसा होता है भाई? आगे बढ़े, सुनिएगा ध्यान से। अब इसको Q से, इसको Q से, इसको Q से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये एवरेज टोटल कॉस्ट, या एवरेज कॉस्ट, ये आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, ये आएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ, कैसे निकला? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। इसका जो कर्व होता है ये यू शेप होता है। कर्व कैसा होता है? AFC को डिवाइड करेंगे Q से तो क्या आएगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज फिक्स कॉस्ट। इसका जो कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लॉपिंग, बिकॉज ऑफ। और BC डिवाइड बाय Q करोगे तो क्या आएगा? ABC। क्या आएगा? इसका जो कर्व होता है कैसा होता है? यू शेप। कैसा होता है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द। कभी कभी पूछता है, सुन लो ध्यान से, वाई एवरेज कॉस्ट इज यू शेप, तो बोलेंगे
कि एवरेज कॉस्ट इज यूज्ड बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। कभी कभी एबीसी को पूछता है कि व्हाई एबीसी कर्व इज यूज्ड, तो बोलेंगे कि एबीसी कर्व इज यूज्ड बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। अच्छा, एवरेज कॉस्ट में हम लिखवाए थे कि एसी कर्व इज यूज्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ, लॉ ऑफ रिलेटिव, उसी को दूसरी भाषा में हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन लिखना होगा, लेकिन समझ रहे हैं, उसी को दूसरे भाषा में कहते हैं। दोनों करिएगा, करेक्ट है, समझ गए। तो इसका कर्व कैसा होता है भाई? यू शेप। इसका कर्व कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका कैसा होता है? यू शेप। क्लियर? तो यू शेप क्या होता है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम लागू होता है शॉर्ट रन में। पूछता है व्हाई एसी कर्व इज यू शेप। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सुना। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है? सुन लो। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप होता है। इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, इन्वेलप कर्व भी कहते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को प्लानिंग कर्व, इन्वेलप कर्व भी कहते हैं, बिकॉज इट इज फिल अप बाय एसएससी कर्व। छोटा छोटा एसएससी कर्व होता है, इसको फिलअप करता है। एसएससी कर्व को हम प्लांट साइज कहते हैं, इसे ऐसे फिलअप करते हैं। एसएससी कर्व को क्या कहते हैं भाई? प्लांट साइज। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोला कि नहीं समझ रहे? तो एलएसी कर्व कैसा होता है? यू शेप, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन द लॉन्ग रन। ये फ्लैटर होता है, इसको फिलअप कौन करते हैं? एसएससी कर्व। एसएससी कर्व को दूसरा नाम क्या है भाई? प्लांट साइज। और एलएसी कर्व को हम लोग इन्वेलप और प्लानिंग कर्व के भी नाम से जानते हैं। सुना ध्यान से। एसी अगर मिनिमम पॉइंट पे आ गया, एवरेज कॉस्ट अगर मिनिमम पॉइंट पे आ गया, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पॉइंट उसको कहते हैं। और एबीसी अगर मिनिमम पॉइंट पे आ गया, इट शुड बी बेटर टू शट डाउन द फर्म। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रहा तो फर्म को बंद कर देना ही उचित है। फर्म को उस समय बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 6, रेवेन्यू। व्हेन सेलिंग द कमोडिटी व्हाटएवर मनी इज अर्न्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू। प्रोडक्ट को बेच करके जो भी पैसा आएगा उसको रेवेन्यू कहते हैं। बालक फोकस करिए, बार बार कह रहे हैं, रेवेन्यू माने कमाई होता है। प्रोडक्ट को बेच करके जो भी पैसा आएगा उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू 3 तरीका का होता है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज द टोटल इनकम फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट, फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट को बेच करके जो भी पैसा मिलेगा उसको टोटल रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। एवरेज रेवेन्यू आएगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू माने एडिशनल रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू। रिलेशन हम लोगों को समझना था, टीआर, एआर एंड एमआर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन यानी व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट। सुनो, रिलेशन था टीआर इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट रेट, प्राइस इक्वल टू द एआर एंड एमआर, एआर इक्वल टू द एमआर, एआर इक्वल टू द, ये रिलेशन था कहां का? टीआर, एआर, एमआर का अंडर परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज। फिर हम लोग रिलेशन समझे थे टीआर, एआर, एमआर का अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन व्हेन प्राइस इज वेरिएबल, प्राइस जब वेरिएबल हो तो उस समय क्या हो रहा था भाई? टीआर मैक्सिमम। पंखा चालू कर दीजिए, सेकंड लाइन का सेकंड बटन दबा दीजिए, सेकंड लाइन का सेकंड, हाँ हाँ ठीक। तो दबाए थे, अब क्या कर रहे हैं? सही दबा के फिर यहाँ का भी चालू करना आप लोग को, तो कर लीजिए चालू। हाँ तो कर दीजिए, नीचे का भी दबा दीजिए। हाँ चलिए बैठिए, चलिए सुनिए ध्यान से।
किसका बात करें? टीआर मैक्सिमम एमआर जीरो, टीआर मैक्सिमम टीआर इंक्रीजेज एमआर पॉजिटिव और टीआर डिक्रीजेज एमआर नेगेटिव, टीआर डिक्रीजेज एमआर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का है चैप्टर 7। चैप्टर 7 है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन माने अधिकतम लाभ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने के भाई दो कंडीशन है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन था एमआर इक्वल टू एमसी, एमआर इक्वल टू एमसी, और सेकंड ऑर्डर कंडीशन था एमसी कर्व कट बिलो फ्रॉम एमआर कर्व, एमसी कर्व कट बिलो फ्रॉम एमआर कर्व, या दूसरे भाषा में कहते हैं एमसी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। एमसी कर्व इज ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, नाइदर प्रॉफिट। शट डाउन पॉइंट माने फॉर्म बंद कर देंगे व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मिनिमम, एबीसी इज मिनिमम इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में एबीसी मिनिमम पॉइंट पे आ गया तो फॉर्म बंद कर देंगे, और लॉन्ग रन में एलएसी अगर मिनिमम पॉइंट पे आ गया तो फॉर्म बंद कर देंगे। चैप्टर 8 है हम लोग का थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जब सेलर ऑफर करता है कि आइए इस समय में आप इतना पैसा दीजिएगा आपको प्रोडक्ट दे देंगे, इसको सप्लाई कहता है। सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी इन विच सेलर willing to sell in the market at a given price at a given period of time, इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई। सप्लाई माने सेलर कहता है आइए आप हमें इतना पैसा दीजिए आपको प्रोडक्ट दे देंगे। सप्लाई माने आपूर्ति कर देंगे, इसको क्या कहते हैं भाई? सप्लाई। सप्लाई दो तरीका का होता है, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। अकेला कोई व्यापारी अगर सप्लाई कर रहा है तो उसको कौन सा सप्लाई कहते हैं? इंडिविजुअल। और सबका सप्लाई को मिला देंगे तो कौन सा सप्लाई? मार्केट सप्लाई। सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई था हम लोगों का। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला? प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी, और प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम है। अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ सप्लाई इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। प्राइस राइजेस सप्लाई विल बी राइजेस, प्राइस फॉल सप्लाई विल बी फॉल। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ एक्सेप्शन में नियम था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और क्या था भाई? एग्रीकल्चरल गुड्स। लॉ ऑफ सप्लाई कुछ जगहों पर लागू नहीं होता, एग्रीकल्चरल गुड्स पे लागू नहीं होगा, पेरिशेबल गुड्स पे लागू नहीं होगा, एंटीक गुड्स पे लागू नहीं होगा, रेयर गुड्स पे लागू। सुना? सप्लाई दो तरीका का होता है, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन सप्लाई का मतलब होता है प्राइस विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट बट सप्लाई विल बी, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेम एज लॉ ऑफ सप्लाई, सेम एज प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई भी, इसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट था हम लोग का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के कारण, सप्लाई में परिवर्तन होगा प्राइस में परिवर्तन होने के, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 तरीका का होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, हाईली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक का वैल्यू था ES इक्वल टू 0। इसका कर्व होता है कैसा? वर्टिकल। कर्व कैसा होता है? अभी तो दिखाया था, तो वर्टिकल का कर्व। और परफेक्टली इलास्टिक का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल। कैसा कर्व होता है? यूनिटरी इलास्टिक का वैल्यू होता है 1। यूनिटरी इलास्टिक का वैल्यू क्या होता है? हाईली इनइलास्टिक का वैल्यू लेस देन 1 और हाईली इलास्टिक का वैल्यू ग्रेटर देन 1। मार्केट सप्लाई माने सबका सप्लाई को जोड़ दीजिए, कौन सा सप्लाई आ जाएगा? मार्केट सप्लाई। कौन सा? चैप्टर 9 में हम लोग पहुंच चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। सुनो ध्यान से, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग। मार्केट एक जगह है जहां पे सेलर और बायर का मिलन होता है और दोनों के बीच सामान का कीना बेची होता है, इसको क्या कहते हैं? मार्केट। मार्केट को कैसे बांट सकते हो? मार्केट को टाइम के हिसाब से 4 प्रकार भाग में बांट सकते हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट माने सुबह सुबह 2 घंटा मछली बेचेंगे फिर सो जाएंगे, वेरी शॉर्ट। शॉर्ट माने कुछ समय तक बेचेंगे, सुबह से लेकर 2 बजे तक। और लॉन्ग का मतलब हुआ कि 12 घंटा, और वेरी लॉन्ग माने 24 आवर्स। समझे? तो टाइम के हिसाब से मार्केट होता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। वेरी शॉर्ट, शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के हिसाब से 2 तरीका का मार्केट है, होलसेल, रिटेल। होलसेल थोक में किनेंगे, थोक में बेचेंगे, होलसेल। थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा रिटेल। ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन के हिसाब से 2 तरीका का मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जहां भयानक कंपटीशन है, जबरदस्त वाला कंपटीशन है, परफेक्ट।
परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? मैनी बायर मैनी सेलर, गुड्स आर होमोजेनियस, सबके पास एक ही जैसा सामान मिलेगा। गुड्स कैसा रहता है? होमोजेनियस, एक ही जैसा रहेगा। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में आता है मोनोपोली, ऑलिगोपोली, डिओपोली, मोनोप्सोनी, ऑलिगोप्सोनी, बायलैटरल मोनोपोली, समझ पा रहे? मोनोप्सोनी, ये सारे के सारे कहां आता है भाई? इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट समझ रहे? ऊपर वाला थोड़ा पॉज करिए, ऊपर वाला सुनो ध्यान से। तो मोनोपोली माने क्या होता है? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय सिंगल सेलर, एक ही सेलर रहेगा, जैसे सीएससी, रेलवे, आरबीआई, ये सारे के सारे मोनोपोली है। ऑलिगोपोली माने फ्यू सेलर, कुछ सेलर रहेगा। द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय फ्यू सेलर, इसको कहते हैं ऑलिगोपोली। फिर था हम लोग का डिओपोली, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय टू सेलर, पेप्सी एंड कोको कोला, पेप्सी एंड, इसको हम कहते हैं डिओपोली। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है मैनी बायर मैनी सेलर बट गुड्स आर होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, खरीदने वाला का भी कमी नहीं, बेचने वाला का भी कमी नहीं, लेकिन कुछ लोग एक जैसा माल बेचेगा, कुछ लोग अलग अलग, इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। आप जिस बाजार में जाते हो ना, आपका बाजार मोनोपोलिस्टिक है। आप किसी बाजार में बाजार करने जाते हो तो देखना कुछ लोग एक जैसा सामान बेचता है, कुछ लोग अलग अलग, ऐसे बाजार को कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। क्या कहते हैं? सियालदा बाजार जाते हो, मोनोपोलिस्टिक है। मुंशी बाजार जाते हो, मोनोपोलिस्टिक है। सरकार बाजार जाते हो, मोनोपोलिस्टिक है। या जो भी आप लोकल मार्केट में जहां भी जाते होंगे वो मोनोपोलिस्टिक है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलो क्लियर। चैप्टर 10 में हम लोग का परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट नहीं, खरीदने वाला का कमी नहीं, इसको क्या कहते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं? तो फीचर्स क्या हो जाएगा? लार्ज नंबर ऑफ फर्म, दुकान बहुत मिलता है। मैनी बायर मैनी सेलर, खरीदने वाला का कमी नहीं, बेचने वाला का भी कमी नहीं। गुड्स आर होमोजेनियस, सबके पास एक जैसा सामान रहेगा। सबके पास आलू बेच रहा है तो सब आलू बेचेगा। इट इज अ प्राइस टेकर, प्राइस टेकर मान जो चल रहा हो मिल ले लो, जो पैसा चल रहा हो ले लो। नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकट, ऐसा बाजार का प्रचार नहीं होता। ऐसा बाजार का प्रचार, ऐसा बाजार में जाना तो नॉलेज लेके जाओ, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द, नहीं तो काटे जाओगे, समझे? ये फीचर्स है, किसका फीचर्स है? परफेक्ट कंपटीशन। किसका फीचर्स? परफेक्ट कंपटीशन है। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, इसका ऊपर क्वेश्चन आता है कि प्राइस कैसे तय होता है? प्राइस तय होता है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। डिमांड डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइस ज्यादा हो जाएगा। डिमांड कम है, सप्लाई तो प्राइस कम हो जाएगा, समझा? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा। डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस कम हो जाएगा। बराबर है तो इक्वल रहेगा, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? दो तरीका का इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 सिचुएशन होता है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में 3 सिचुएशन होता है। पक्का इधर से 5 मार्क का क्वेश्चन रहता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टीआर ग्रेटर देन टीसी, टीआर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू ज्यादा होता है, टोटल कॉस्ट से, इसको कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माने टीआर इक्वल टू टीसी, टीआर इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। और मिनिमम लॉस माने टीआर लेस देन टीसी, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से, उसको हम क्या कहते हैं? मिनिमम लॉस। क्या कहते हैं? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक ही सिचुएशन होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट रेफर्स टू अ सिचुएशन टोटल रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। इन अदर वर्ड से एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट। डायग्राम के साथ बना करके पूरा एकदम लिखवाए थे अच्छे से, जिनका छूटा है ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 11 इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। सुनो ध्यान से, इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली के अंदर भी 2 तरीका का इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में यहाँ 3 सिचुएशन होता है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट माने टीआर ग्रेटर देन टीसी, टीआर ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट माने टीआर इक्वल टू टीसी, और मिनिमम लॉस माने टीआर लेस देन टीसी, टीआर लेस देन। और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में यहाँ 2 ही सिचुएशन होता है: सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो टीआर ग्रेटर देन टीसी, और नॉर्मल प्रॉफिट टीआर इक्वल टू टीसी, टीआर इक्वल टू। सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनिए,
मोनोपोली मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब मार्केट आता है ना, तो प्राइस किसके बराबर हो जाएगा? एआर का। किसके बराबर प्राइस हो जाता है? एआर और एमआर का दोनों डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है नीचे की तरफ। एआर और एमआर का नीचे की तरफ होता है डाउनवर्ड स्लॉपिंग। फॉर्मूला ऑफ लर्नर इंडेक्स, लर्नर इंडेक्स का फॉर्मूला है, पूछे तो उस दिन एग्जाम में, P माइनस एम से डिवाइड बाई P, P माइनस एम से डिवाइड बाई, और लर्नर इंडेक्स को मेजर करते हैं 1 डिवाइड बाई डेविएशन E, 1 डिवाइड बाई डेविएशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में भेदभाव, किसी से कम लेंगे किसी से ज्यादा लेंगे, सेम माल का प्राइस किसी से कम लेंगे किसी से, ये पॉसिबल है मोनोपोली में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल, प्राइस में भेदभाव सिर्फ पॉसिबल मोनोपोली में है। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तो आगे ही समझा दिए हैं। इन मोनोपोली मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है भाई? एवरेज रेवेन्यू। किसके बराबर? और मोनोपोलिस का इसका कर्व कैसा होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लॉपिंग, नीचे की तरफ। समझ पा रहे? मोनोपोलिस को क्या कहते हैं? प्राइस मेकर। क्या कहते हैं? ये मोनोपोली जो होता है ना, प्राइस मेकर होता है, खुद का प्राइस खुद से तय करता है, खुद का प्राइस खुद से तय करता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री, फॉर्म और इंडस्ट्री में यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, फॉर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। समझ पा रहे? मोनोपोली में एआर एमआर के बराबर नहीं होता है, एआर एमआर के बराबर डाउनवर्ड स्लॉपिंग होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। वैल्यू ऑफ लर्नर इंडेक्स, लर्नर इंडेक्स का वैल्यू 0 और 1 होता है। लर्नर इंडेक्स का वैल्यू क्या होता है? 0 एंड 1, 0 एंड। अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं चैप्टर 12 में। सुनो ध्यान से, मार्कअप थ्योरी को कौन दिया था? माइकल कालेकी। मार्कअप थ्योरी को कौन दिया था? मार्कअप थ्योरी को कौन दिया था? मार्कअप थ्योरी माने क्या होता है? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू प्राइस। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस प्रॉफिट इक्वल टू। मार्कअप थ्योरी का लॉन्ग रन में कैसा कर्व होता है भाई? हॉरिजॉन्टल। कैसा कर्व होता है? मार्कअप थ्योरी इज नथिंग बट अ प्लान प्रॉफिट। ट्रू। मार्कअप थ्योरी कुछ नहीं है, प्रॉफिट का, प्रॉफिट कमाने का प्लान है, प्रॉफिट कमाने का। मार्कअप माने क्या? प्रॉफिट कमाना रे बाबा। मार्कअप माने क्या? कमाना, प्रॉफिट। और लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन सप्लाई कर कैसा होता है? मार्कअप थ्योरी का हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है भाई? अकॉर्डिंग टू कालेकी, यूनिट प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एबीसी प्लस मार्कअप। यूनिट प्राइस क्या होता है इसका? एबीसी प्लस। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेस कैपेसिटी ऑफ एलएसी कर्व, द फॉर्म एल शेप का हो जाएगा। ज्यादा कैपेसिटी डाल दोगे ना तो फॉर्म कर्व जो हो जाएगा एल शेप का हो जाएगा। कर्व कैसा हो जाएगा भाई? एल शेप। नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ इंक्लूड रहता है भाई? प्रोडक्शन कॉस्ट में। नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूडेड इन कौन सा कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट। एपीसी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। माइकल कालेकी किसका पप्पा है? मार्कअप थ्योरी। किसका बोलिए? और ये क्या कहा था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कैसे तय होता है? उसके कॉस्ट से। उसके प्राइस कैसे तय होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के कॉस्ट से। प्राइस कैसे तय होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के। मिनिमम ऑप्टिमम स्केल पर आए थे। मिनिमम ऑप्टिमम स्केल क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑन अ कॉस्ट कर्व। लोएस्ट पॉइंट ऑन कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मिनिमम ऑप्टिमम स्केल। मिनिमम ऑप्टिमम। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या बोलते हैं? कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम स्केल। क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 फैक्टर मार्केट है। फैक्टर मार्केट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है भाई? क्या चीज को तय करने का तरीका बताया है? क्या चीज को तय करने का तरीका बताया है? जेबी क्लार्क किसको दिया था? क्या चीज का प्राइस को तय करवाता है भाई? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तय करने का तरीका बताया था कौन भाई? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ, इसी में पढ़े थे सप्लाई। लेबर का कर्व बैकवर्ड बेंडिंग होता है, ऐसा हो जाता है, मुड़ जाता है। लेबर का कर्व कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग। लेबर का कर्व जो होता है बैकवर्ड बेंडिंग। क्या होता है जानते हैं? लेबर को बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है, इतना पैसा देना है कि उसका जीवन चले, काम चले। बहुत ज्यादा पैसा दोगे काम ही नहीं करने आएगा, कल फिर पैसा खत्म करेगा तब आएगा, क्योंकि लेजर हो जाता है। समझ पा रहे? फ्री लेजर लिखा थे ना, काम ही नहीं करने आएगा, बहुत ज्यादा कमा लेगा। तो समझा? इसीलिए पैसा उतना ही दो, समझ रहे, जितना का उसको दरकार है। इसलिए देखिएगा एम्प्लॉय को पैसा उतना ही दिया जाता है जिससे उसका चल जाए। और अलग से पेंशन देखते हैं ना, पेंशन का व्यवस्था, मेडिकल का व्यवस्था, बच्चा का पढ़ने का व्यवस्था, जो जो चाहिए सब ले लो, लेकिन ज्यादा पैसा लेगा बेटा काम नहीं करने आएगा। इसीलिए कर्व इसका कैसा होता है? बैकवर्ड बेंडिंग। कैसा होता है? आराम करने लगेगा ना।
समझे? तो लेबर कर्व का बैकवर्ड बेंडिंग क्यों होता है, लिखवाए थे अपने हाथों से, इनकम इफेक्ट के कारण और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण, इनकम इफेक्ट के कारण और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। क्यों रुपया चाहते हो? 3 मोटिव्स ऑफ होल्डिंग मनी। रुपया क्यों रखना चाहते हो? इसको प्रेफरेंस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, इंटरेस्ट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। क्यों रुपया कमाना चाहते हो? क्या होगा पैसा आप लोग? रुपया कमाना चाहते हैं आप लोग, क्या करिएगा रुपया? पहला है द ट्रांजेक्शन मोटिव। पहला क्या है? वही खाएंगे, ट्रांजेक्शन मोटिव, सामान किनेंगे, खाएंगे, मजा करेंगे, ट्रांजेक्शन मोटिव। दूसरा प्रीकॉशनरी मोटिव। प्रीकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या होता है कि अनफोर्सीन कोई कंटीजेंसी आ गया, हादसा आ गया तो उससे लड़ेंगे, इसको कहते हैं प्रीकॉशनरी मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव। और लास्ट है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव माने कोई मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी, तो उसको अबेल्ड करेंगे, समझे? तो 3 मोटिव है रुपया रखने का, ट्रांजेक्शन मोटिव, प्रीकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। आगे बढ़ते, रेंट का ऊपर 2 इकोनॉमिस्ट अपना अपना रेंट दिया था, बालक बात नहीं करो। रेंट का ऊपर 2 इकोनॉमिस्ट अपना अपना मत दिया था, मॉडर्न थ्योरी, रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डियन थ्योरी बोला जमीन पे खेती करके जो भी कमाई होगा उसको हम कहेंगे रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। जमीन पे खेती करके जो भी मिलेगा उसको क्या कहेंगे? रिकार्डियन थ्योरी ऑफ। लेकिन मॉडर्न थ्योरी बोला नहीं नहीं, जमीन पे सिर्फ खेती नहीं होता, जितना फैक्टर से प्रोडक्शन हो रहा उससे जो भी पैसा मिलेगा सारे के सारे रेंट है, सारे के सारे। समझ पा रहे? मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट में ही कंसेप्ट था ट्रांसफर अर्निंग का। किसका कंसेप्ट था? फिर था वेजेज। वेजेज माने मजदूरी देना। वेजेज माने, वेजेज 2 तरीका का होता है, रियल वेज, मनी वेज। रियल वेज है, मनी वेज जो नगद देते हो, जैसे ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला को नगद आप पैसा दे दिए, हम लोग को आप लोग नगद पैसा दे दिए, कौन सा वेज है भाई? मनी वेज, दे दी बात नहीं। और रियल वेज किसको मिलता है? सरकारी नौकरी, रेपुटेड जॉब वाले को, इसको हम क्या कहते हैं? रियल वेज। क्या कहते हैं? तो रियल वेज पेड इन कैश और काइंड दोनों में देते हैं, कैश भी देंगे, काइंड भी देंगे, कैश भी देंगे और मनी वेज सिर्फ और सिर्फ कैश में देंगे। रियल वेज डिटरमाइन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्कर। रियल वेज से पता चलेगा आर्थिक दशा इसका अच्छा है, लेकिन मनी वेज कैन नॉट डिटरमाइन। एक ठेला चलाने वाला को डिटरमाइन कर पाओगे कि स्थिति अच्छा होगा, लेकिन एक सरकारी नौकरी वाला वहीं फोकस करिए। नेक्स्ट हम लोग है चैप्टर 14 नेशनल इनकम। नेशनल इनकम माने राष्ट्रीय आय। इसमें मेन टॉपिक पढ़ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जिस फ्लो में इनकम आता है उसी फ्लो में इनकम जाता है, जिस फ्लो में इनकम आता है उसी फ्लो में इनकम। यह हमारे देश में इस चीज को ऑब्जर्व किया गया था, इसको हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, जिसको वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड भी सुनो। इनकम मेथड में क्या होता है? एडेड ऑल फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम है रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सबको जोड़ दो, कौन सा मेथड आ जाएगा? इनकम। कौन सा? एक्सेप्ट पेंशन, ट्रांसफर अर्निंग, पेंशन, गिफ्ट, कैपिटल गेन, ये सब नहीं ऐड होता है। नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड मींस करेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। करेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इंसान कमाता है तो 2 ही तरीका खर्चा करेगा, पहले खाएगा, बचाएगा तो इन्वेस्ट करेगा, तो करेंट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और लास्ट में आता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड माने कंसीडर्ड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वस्तु का जो अंतिम मूल्य है, अंतिम दाम है, उसको ऐड किया जाए, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड। इसको क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट हम लोग का डिफिकल्टी। नेशनल इनकम को मापने में दिक्कत क्या होता है? इलीगल इनकम है, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, इलीगल इनकम ज्यादा, लैक ऑफ रिलायबल डेटा, लैक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, पता नहीं चल पाता है कि वर्किंग पॉपुलेशन कितना हमारे देश में, इलीगल इनकम है, समझ रहे, ब्लैक मनी है, ये सब मापने में हम लोग को दिक्कत होता है। 2 तरीका का प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है हमारा देश का व्यापारी चाहे हमारे देश में 1 साल के अंदर अंदर उत्पादन करे या पृथ्वी के किसी कोना में जाकर के उत्पादन करे, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, हमारा देश का व्यापारी हमारे देश में 1 साल के अंदर उत्पादन किया या हमारे देश के बाहर जाकर के 1 साल में उत्पादन किया, ये तमाम चीज कहां आएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ग्रॉस नेशनल
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड रहता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड नहीं रहता है। जीएनपी को नेशनल इनकम के तहत ट्रीट नहीं कर सकते हैं, बट एनएनपी को नेशनल इनकम के तहत ट्रीट कर सकते हैं। फॉर्मूला है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है इक्विलिब्रियम। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है हु इज द ऑथर जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट का जनरल थ्योरी का ऑथर कौन है? कीन है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स होता है सी प्लस आई प्लस जी एक्स माइनस एम। सी माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई माने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी माने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम माने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कंजम्पशन फंक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर के संबंध को जो दर्शाएगा उसको कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर के संबंध को दर्शाता है। इसका कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग। कंजम्पशन फंक्शन का कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेशियो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम का। रेशियो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और नेशनल इनकम का, इसको कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? ये भी रेशियो है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन नेशनल इनकम। चेंज इन कंजम्पशन एंड एपीएस को कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एमपीएस को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एपीसी प्लस एपीएस उसका वैल्यू होता है 1। एपीसी प्लस एपीएस उसका वैल्यू क्या होता है? एमपीसी प्लस एमपीएस इसका वैल्यू 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस इसका वैल्यू क्या होता है? इन्फ्लेशन माने सर्टेन इंक्रीजेज प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अचानक से प्राइस बढ़ गया वस्तु और सेवा का, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई। इन्फ्लेशन माने क्या भाई? महंगाई। दो तरीका का इन्फ्लेशन था, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। डिमांड पुल माने बहुत ज्यादा डिमांड है इसलिए प्राइस बढ़ा है, इसको डिमांड पुल। और कॉस्ट पुश माने उसका कॉस्ट बढ़ गया, रॉ मटेरियल का दाम ही बढ़ गया, इसको कहते हैं कॉस्ट पुश। क्या कहते हैं भाई? इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच के अंतर को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। नेक्स्ट है एमपीसी इक्वल टू 2/3, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100। तो हम क्या बोले? 100 इंटू 3, 100 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एमपीसी 0.5 है तो बोला व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला इसका है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। 1 डिवाइड बाय 1 माइनस डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। आंसर कितना आएगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इफ एमपीसी 0.6 तो एमपीएस का वैल्यू, एमपीसी 0.6 तो एमपीएस का वैल्यू 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस 1 में से 0.6 घटा तो आएगा 0.4। इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट को खरीदना। दो तरीका का इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस और इंड्यूस। ऑटोनोमस और जो पैसा लगा दिए कुछ रिटर्न नहीं आएगा उसको ऑटोनोमस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है कर। इंड्यूस माने ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कमा कमा के देगा, उसको इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर के रिलेशन को कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। और लॉरेंज रेशियो का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। लॉरेंज रेशियो का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू। कमर्शियल बैंक, बैंक में तो गए ही होंगे, चैप्टर हम लोग कह रहे हैं 16 बैंकिंग। कमर्शियल बैंक, बैंक में तो गए ही होगा। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, रुपया जमा लेता है कितना अकाउंट के माध्यम से? 4 अकाउंट। कौन कौन? सेविंग, करेंट, रिकरिंग, फिक्स। सेविंग करेंट आम जनता के लिए सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट बिजनेसमैन, रिकरिंग माने महीना महीना जमा करेंगे, समय पूरेगा तो एक बार ले लेंगे। रिकरिंग, फिक्स डिपॉजिट माने एक बार दे दिए अब बोल दिए हमको पैसा कितना दिन में डबल देगा ये बता, इसको कहते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्या कहते हैं? तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लोन देता है हम लोग को बैंक, कैश क्रेडिट, बिल डिस्काउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट, एसएमएस का फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, ये तमाम लॉकर फैसिलिटी, ये तमाम चीज है कमर्शियल बैंक का क्या है? फंक्शन है। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है, कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है रिजर्व में 10% रुपया को रख के, रिजर्व में 10%। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्या कहते हैं? क्रिएट। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक माना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या था भाई? इशूइंग करेंसी नोट, हमारे देश में नए नोट का छपाई करता है, समझ पा रहे हैं? कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरा देश का रिजर्व अपने पास रखता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, हमारे देश में लास्ट पैसा वहीं मिलेगा, नहीं तो कहीं नहीं मिलेगा। एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एडवाइज करता है। बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक है और मुख्य काम है इसका क्रेडिट कंट्रोल करना। कमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करता है और सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करता है। दो मेथड से, जनरल मेथड, सेलेक्टिव मेथड। जनरल मेथड, जनरल मेथड में था ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ये सब था जनरल मेथड।
सेलेक्टिव मेथड में क्या था भाई? मोरल सब्वेशन, डायरेक्ट एक्शन, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ, ये तमाम चीज हम लोग पढ़े हुए थे कहां पे? बैंकिंग वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्थ, पब्लिक एक्सपेंडिचर। फिजिकल पॉलिसी सरकार का पॉलिसी है। सरकार तय करता है कि कमाई कैसे करना है। सरकार के कमाई को पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। सरकार जब खर्च करेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, और सरकार जब कर्ज लेगा तो हमारे शरीर पे कर्ज आ जाता है, सबके ऊपर कर्ज आ जाता है, इसको कहते हैं पब्लिक डेप्ट। क्या कहते हैं भाई? सरप्लस बजट क्या होता है? रेवेन्यू ग्रेटर देन क्या चीज भाई? पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू ग्रेटर देन, कमाई ज्यादा हुआ है खर्च कम हुआ है, कमाई ज्यादा हुआ खर्च, इसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। बैलेंस बजट माने क्या होता है? पब्लिक रेवेन्यू इक्वल टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक रेवेन्यू इक्वल टू द, कमाई उतना ही हुआ है जितना खर्चा है, इसको हम कहते हैं बैलेंस बजट। क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग माने पब्लिक रेवेन्यू लेस देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। कमाई कम हुआ है खर्च ज्यादा हो गया, कमाई कम हुआ खर्च, तो घाटे का बजट हम लोग शो करते हैं। कल घाटे का बजट ही निकला है, समझ रहे? इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट। निर्मला दीदी भाषण सुनाई ना बजट का, तो घाटे का बजट था परसों, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट। नेक्स्ट है कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। है कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर कब अप्लाई किया जाता है भाई? कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस इन नेचर, इट लीड्स टू कंट्री इन्वेस्टमेंट फंक्शनिंग। सुनो ध्यान से, प्राइवेट सेक्टर में डेफिशिएंसी हो जाएगा ना, कमी आ जाएगा, तो सरकार एक तो फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट करता है जिसका नाम है कंपनसेटरी एक्सपेंडिचर। कंपनसेट करेगा, आपको मदद करेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का दो तरीका बताना है, मॉनेटरी पॉलिसी और बैंक रेट। मॉनेटरी पॉलिसी और बैंक रेट। डेफिसिट बजट माने क्या होता है? घाटे का बजट। पब्लिक रेवेन्यू लेस देन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको क्या कहते हैं? डेफिसिट बजट। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है भाई? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग माने वही होता है डेफिसिट बजट, पब्लिक रेवेन्यू लेस देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कब अडॉप्ट किया जाएगा? रिसेशन के समय, मंदी आ गया, मंदी आ गया तो क्या अडॉप्ट करेंगे? एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, समझ रहे हैं? और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी, डिप्रेशन के समय उसको लागू किया जाता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई क्या होता है भाई? रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। रेशियो ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको हम क्या कहते हैं भाई? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 18 इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड मेन था। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं? इट में भी इक्वल डेफिसिट और सरप्लस। सरप्लस कब होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, इंपोर्ट कम है, सरप्लस। सरप्लस बीओटी आएगा। डेफिसिट बीओटी कब आएगा? एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट ज्यादा हुआ। एक्सपोर्ट कम हुआ, इंपोर्ट, तो क्या निकल के आएगा? डेफिसिट बीओटी। और उसके बाद क्या? बैलेंस बीओटी। क्या? जितना एक्सपोर्ट उतना ही इंपोर्ट, जितना एक्सपोर्ट उतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंसेस। एक तो आप लोग को बुक में दिए थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड करके उसको एक्सप्लेन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इसमें हम लोग को पढ़ना था बीओटी और बीओपी। बीओपी क्या होता है भाई? बीओपी इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को जब हम सिस्टमेटिक तरीका से लिखेंगे इसको बीओपी कहते हैं। बीओपी के दो कंपोनेंट्स है, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में एसेट किनेंगे तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, और वस्तु और सेवा को किनते हैं तो कहां लिखते हैं? करेंट अकाउंट। कहां लिखते हैं? तो बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बीओपी इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बीओटी में क्या आएगा भाई? गुड्स। बीओपी में गुड्स एंड सर्विसेज। बीओटी नैरो है, बीओपी वाइडर है। समझ पा रहे हैं? तमाम चीज लिखवाए हुए थे, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है भाई? डिस्पर्सन हम लोगों को डेटा को समझने में मदद करता है। बात नहीं, डिस्पर्सन हम लोगों को डेटा को समझने में मदद करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू एंड, समझ रहे?
इसका ये प्रॉपर्टीज क्या था, फीचर्स क्या था? इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज रिजिडली डिफाइंड, इट इज रिजिडली। गिनी कोएफिशिएंट इज द मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का माप क्या चीज से करते हैं? गिनी कोएफिशिएंट। क्या चीज से भाई? उसके बाद हम लोग का लॉरेंज कर्व, लॉरेंज रेशियो। लॉरेंज रेशियो का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। ये क्या चीज का मेजरमेंट करेगा? इनकम इनइक्वालिटी। लॉरेंज कर्व क्या चीज का मेजरमेंट करेगा? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम सम के लिए एक तो वीडियो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का, पूरा 1 घंटा का होगा, उसको फॉलो करिएगा। समझ पा रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 20 पॉवर्टी, पॉवर्टी इनइक्वालिटी अनएम्प्लॉयमेंट। सुनो, गरीबी, गरीब कौन है भाई? व्हेन पीपल, बात नहीं करे एकदम, 2 चैप्टर है, फोकस करो अच्छे से। व्हेन पीपल ऑफ सोसाइटी अनएबल टू फुलफिल हिज बेसिक कंजम्पशन लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथ, ड्रग्स, इसको पॉवर्टी कहते हैं। जब समाज के लोगों को खाने का भोजन नहीं मिलेगा, पहनने का कपड़ा नहीं मिलेगा, रहने का घर नहीं है, तो क्या कहेंगे? पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या कारण है भाई? अनएम्प्लॉयमेंट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फॉल्टी प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन, समझ पा रहे क्या बोल? अंडर एम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ कैपिटल, इलिटरेसी, पढ़ा लिखा लोग नहीं है, समझ रहे? एक कारण है पॉवर्टी का। क्या है? सेम कारण अनएम्प्लॉयमेंट का भी है। अनएम्प्लॉयमेंट माने क्या होता है? लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट का गहरा रिलेशन है। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है? पॉवर्टी 2 तरीका का, एब्सोल्यूट, रिलेटिव। एब्सोल्यूट माने 100% गरीब है, और रिलेटिव माने कंपैरिजन में गरीब है। पॉवर्टी लाइन, जिसको 2250 कैलोरी का भोजन नहीं मिल रहा है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा। पॉवर्टी को कौन मेजर करता है? हेड काउंट रेशियो। इसका स्टडी कौन कमेटी किया था? महालनोबिस बीस कमेटी। पॉवर्टी का स्टडी कौन किया था भाई? महालनोबिस बीस। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब, जॉब का कमी रहेगा, इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है। वॉलंटरी, काम मिल रहा है लेकिन इच्छा नहीं है, काम मिल रहा है लेकिन उतना पैसा पे नहीं करेगा, उसको और पैसा चाहिए, इसको कहते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, काम मिल रहा है, काम नहीं, इच्छा है लेकिन काम नहीं मिल रहा, इच्छा लेकिन काम नहीं मिल रहा। उसके बाद है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीक का जानकारी नहीं है, तकनीक के कारण बेरोजगार हो रहे हैं। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे नहीं इसलिए बेरोजगार हो रहे हैं। उसके बाद है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजन नहीं है, काम नहीं चल रहा है इसलिए बेरोजगार हो रहा है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें एक्स्ट्रा लेबर का वैल्यू 0 हो जा रहा है, एक्स्ट्रा लेबर को नहीं खटवाना फिर भी खटवा रहे हैं, माने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0, इसको कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, काम पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं भाई? अच्छा, सरकार गरीबी को हटाने के लिए, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए बहुत सारा प्रोग्राम चला है, जिसमें मनरेगा था। मनरेगा के तहत कितना दिन का काम मिलना चाहिए? 100 दिन, जिसमें पहले महिला को काम मिलेगा, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर काम देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और इसका 90% रुपया कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। 10% कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। और बहुत सारे योजना चला, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कौशल विकास योजना, मिड डे मील, नेहरू रोजगार योजना, इंदिरा आवास, मिनिमम फूड प्रोग्राम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ये तमाम चीज चला था गरीबी को खत्म करने के लिए, लेकिन गरीबी खत्म नहीं हुआ। समझ रहे? वो बनकर एकदम क्लोज रिलेशन, क्लोज रिलेशन किसका है भाई? पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और मिनिमम कैलोरी कितना मिलना चाहिए? 2250, 2200। और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट किधर होता है भाई? एग्रीकल्चरल सेक्टर। किधर होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किधर होता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का मूव ऑन करें एकदम, लास्ट चैप्टर हम लोगों का इकोनॉमिक रिफॉर्म। सुना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया गया था 1991, आर्थिक सुधार को अडॉप्ट किया गया था 1991 में। इसमें 3 डिसीजन लिया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस, रिस्ट्रिक्शन, कोटा एक्सेप्ट फ्यू, इसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। क्या कहते हैं? माने बिजनेसमैन को आजादी दिया गया। प्राइवेटाइजेशन माने प्राइवेट के कामों को जोड़ दिया गया, पब्लिक सरकार अपना काम को कम किया, प्राइवेट का काम को बढ़ाया, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। लास्ट में ग्लोबलाइजेशन। क्या भाई? ग्लोबलाइजेशन में फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन, ये सब हुआ। कहां पे? ग्लोबलाइजेशन। कहां पे? फाइनेंशियल सेक्टर का सुधार के लिए नरसिम्हा कमेटी को अपॉइंट किए थे। इन्होंने कहा था कि सीआरआर और एसएलआर कम होना चाहिए, सीआरआर और एसएलआर कम होना चाहिए, और स्टेट लेवल पे बैंक होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, रूरल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बैंक होना चाहिए, 4 सेक्टर का बैंक होना चाहिए। कौन बोला था? नरसिम्हा कमेटी।
नरसिम्हा कमेटी को कब अपॉइंट किए थे? 1991 में। 1990 इंश्योरेंस का सेक्टर में सुधार करने के लिए मल्होत्रा कमेटी को लेके आए थे। मल्होत्रा कमेटी भी अपना बोला था कि फॉरेन सेक्टर का समझ पर इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करिए, प्राइवेट सेक्टर का इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करिए, इस्टेब्लिश आईआरडीए का स्थापना हो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मल्होत्रा कमेटी को अपॉइंट किया गया था 1993 में। मल्होत्रा कमेटी को इंश्योरेंस सेक्टर का सुधार के लिए किसको कब अपॉइंट किया गया था? इंश्योरेंस छाता का काम करता है, बीमा छाता का काम करता है, बोलता है हम रिस्क को कवर कर देंगे। रिस्क को क्या करेंगे? इंश्योरेंस दो तरीका का है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ ह्यूमंस। हम लोग का जब बात होगा ना, इसको कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? और जनरल इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन प्रॉपर्टी। जब हम लोग का संपत्ति का बात होगा, उसको क्या कहते हैं? जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के जिंदा रहोगे तुमको पैसा देंगे, मर जाओगे तुम्हारे घर वाले को देंगे। और जनरल इंश्योरेंस माने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, क्षति होगा तो पूर्ति, नो क्षति नो पूर्ति। इसको हम क्या कहते हैं? जनरल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में नॉमिनेशन अलाउड, जनरल इंश्योरेंस में नॉमिनेशन। अब क्वेश्चन पूछता है, व्हाई लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एश्योरेंस क्यों कहते हैं? तो लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी because amount payable at the time of events of death or maturity whichever is earlier, अरे पैसा देंगे, मर जाओगे तब भी देंगे, जिंदा रहोगे तब भी देंगे, समझे? इसीलिए कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फिर पूछता है व्हाई जनरल इंश्योरेंस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी? तो लिखेंगे जनरल इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी बिकॉज अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। कुछ होगा तो पैसा देंगे, नहीं होगा तो पैसा नहीं देंगे। इसलिए जनरल इंश्योरेंस को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। WTO का स्थापना हुआ था 1995। इसका हेड ऑफिस किधर है? जेनेवा में। हेड ऑफिस WTO क्या करता है? प्रमोट मल्टीलैटरल ट्रेड, सोल्व द डिस्प्यूट, समझता, रिलेटेड टू ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड को प्रमोट करेगा, डिस्प्यूट को खत्म करेगा। किसका बात करें? WTO का। किसका? LIC का स्थापना हुआ था 1956, GIC का भी स्थापना हुआ था 1956। 1969 में 14 टोटल बैंक नेशनलाइज हुआ था। 1969 में टोटल 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था, समझ पा रहे हैं? और गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन किसका फुल फॉर्म है भाई? गैट का। किसका फुल फॉर्म है? गैट का सब। अच्छा, GIC का एक्ट है 1972। GIC का एक्ट क्या भाई? लेकिन हम लोग 1956 में टिक करके आएंगे अगर पूछा जाता है तो। WTO और गैट का डिफरेंस पढ़ाए थे। WTO और गैट का डिफरेंस पढ़ाए थे। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और गैट स्टैंड फॉर जनरल एग्रीमेंट टैरिफ्स ऑन ट्रेड। WTO का लीगल स्टेटस है, गैट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। WTO क्या चीज को कवर करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और गैट खाली कवर करता है ओनली गुड्स को। गैट कवर करता है सिर्फ क्या चीज को? प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल है टाटा AIG, बजाज। नरसिम्हा कमेटी कब सेटअप किया गया? 1991। मल्होत्रा कमेटी कब सेटअप किया गया था? 1993। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आया था? 1991 में। फॉर रिकमेंडिंग रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर, कौन सा सेक्टर को लाए थे? कौन सा कमेटी को लाया था? नरसिम्हा कमेटी। कौन सा कमेटी? ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेड रिलेटेड, अगर कुछ यूजफुल चीज बना दिया तो उसका लाइसेंस लेंगे। कैसे लेंगे? ट्रिप्स के जरिए। बैंक का पैसा डूब जाता है तो बैंक लिखता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग। और फिर था हम लोग का लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, वही लिखना भाई। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल ऑफ ऑल अननेसेसरी लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन, कोटा एक्सेप्ट फ्यू। कुछ को छोड़ करके सारे अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन को खत्म किया गया। इसको हम क्या कहते हैं? लिबरलाइजेशन। इसको क्या कहते हैं भाई? इसी के साथ हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, समझ पा रहे हैं? हाँ, थैंक यू।